गुजरात के इस साहित्योत्सव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप में से कई लोग हमारी यात्रा से जुड़ रहे हैं। कुछ लोग इस यात्रा से अवगत हैं और कुछ लोगों के लिए ये पहला अवसर है जब आप हमसे रूबरू हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप जिस साहित्यिक रस में डूबेंगे, उससे मेरा विश्वास है कि आप सब हमारे इस कारवां, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। आपकी इस कार्यक्रम में उपस्थिति से हम सब आनंदित हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सबों की इस सहभागिता के लिए स्वागत करती हूं। कल से कविता के बारे में विस्तार से बातें होंगी, इसलिए मैं इस बारे में बातें न करते हुए आपका परिचय आज के उद्घाटन सत्र के सम्मानित अतिथियों से करवाती हूं। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी से निवेदन है कि अपने फ़ोन प्लीज़ साइलेंट मोड पे रख दीजिए, ताकि हम सब मिलकर इन खूबसूरत लम्हों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि क से कविता साहित्योत्सव का उद्घाटन हमारे सम्माननीय अतिथि और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब के हाथों होने जा रहा है। भाषा, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर हसन न केवल एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, बल्कि भारत अफगान संबंधों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने वाले एक संवेदनशील सेतु भी हैं। जेएनयू में फारसी और मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर हसन को भारत सरकार द्वारा 2025 में पद्मश्री और 2017 में राष्ट्रपति द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इनकी विद्वता लेखन और अनुवाद कार्य से साहित्यिक संवाद को नई दिशा दी है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर अरुण कमल। हमारे वार्षिक साहित्यिक समारोह में समकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख आवाज अरुण कमल की उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। सुप्रसिद्ध कवि, निबंधकार, संपादक और अनुवादक अरुण कमल जी 7 प्रशंसित काव्य संग्रहों, बाल साहित्य, साहित्यिक निबंधों और अनुवादों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित अरुण कमल जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में और नवभारत टाइम्स व प्रभात खबर जैसे प्रमुख पत्रों में योगदान के जरिए उन्होंने साहित्यिक विमर्श को दर्शकों तक दिशा दी है। आज हमारे बीच आपको पाकर हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं सर। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध शायर श्री अभिषेक शुक्ला हमारे साथ हैं। गजल की दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुके चर्चित रचनाकार श्री अभिषेक शुक्ला की उपस्थिति हमारे लिए गर्व का विषय है। गाजीपुर में जन्मे और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमकॉम की पढ़ाई करने वाले अभिषेक शुक्ला की शायरी में मोहब्बत की रवानगी और अभिव्यक्ति की परिपक्वता साफ झलकती है। उनके पहले काव्य संग्रह हर्फे आवारा ने राजकमल प्रकाशन से 2020 में प्रकाशित होकर साहित्य जगत में विशेष पहचान बनाई। लखनऊ की तहजीब और सांस्कृतिक खूबसूरती उनकी शख्सियत और शायरी दोनों में ही नजर आती है। हम सब आज आपकी शायरी सुनने के लिए बेकरार हैं सर। इस कार्यक्रम के सह संयोजक के रूप में आज प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान और हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान को 20 वर्षों से भी अधिक अध्यापन का अनुभव है और वर्तमान में आप मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा को हैदराबाद में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं और वर्तमान में मानू के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में हिंदी परामर्शी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को इस रूप में हमारे सामने लाने में आप दोनों के सहयोग के लिए धन्यवाद सर। जब मैं आप सबों की तालियों के बीच क से कविता हैदराबाद के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रवीण प्रणव से आग्रह करती हूँ, आप हमारे अतिथियों को ससम्मान मंच पर उद्घाटन सत्र के लिए लेकर आइए। सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से सभी का स्वागत किया जाए। वीसी सर को 2025 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है। मैं प्रवीण जी और मोहित जी से आग्रह करती हूं कि क से कविता परिवार की तरफ से वीसी सर को बधाइयां दें। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं इस कार्यक्रम के सह संयोजक आदरणीय प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान से आग्रह करती हूँ। उसके पहले हम स्वागत करेंगे। मैं प्रवीण प्रणव जी और मोहित जी से आग्रह करती हूँ कि अतिथियों का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद मोहित जी एंड प्रवीण जी। अब मैं इस कार्यक्रम के सह संयोजक आदरणीय तालियां अतिथियों का स्वागत तालियों से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण जी और मोहित जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के सह संयोजक आदरणीय प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान से आग्रह करती हूँ कि आप इस साहित्योत्सव में उपस्थित साहित्य प्रेमियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। धन्यवाद। आदाब। आज के इस कार्यक्रम के क से कविता और उर्दू स्टूडियो की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, उसके आज के इस इनाग्रेशन के सदर
पद्मश्री प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब, वाइस चांसलर मानवदार नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, अरुण कमल जी, अभिषेक शुक्ला जी, ऋषभदेव शर्मा जी, मिस्टर परवीन प्रणव और हिंदी उर्दू के सभी आशिकों का यहाँ पर आज स्वागत है। आप जानते हैं कि क से कविता पिछले एक साल से डिस्टेंस एजुकेशन की बिल्डिंग में, लाइब्रेरी में सैटरडे के दिन हर दूसरा सैटरडे हर महीने के 3 से 5 बजे तक 2 घंटे का ये प्रोग्राम होता है सर, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर से जुड़े हुए इनके जो लोग हैं, जो हिंदी और उर्दू में इश्क रखते हैं, वो यहाँ पर हाजिर होते हैं। एक साल से ये सिलसिला जारी है। पिछले महीने जब आपसे मुलाकात हुई थी तो बताया गया था कि भाई हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं तकरीबन 40 एपिसोड मानू में। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक कामयाब सफ़र रहा है। उसके लिए यहाँ के जितने भी सभी ज़िम्मेदार हैं उनको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा एकेडमिक सेटिंग से हटके है सर। हमारे पास में होता यह है कि एकेडमिक से जो लोग जुड़े होते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी प्रोग्राम का इनाग्रेशन और उसका एक पूरा सूत्र संचालन करते हैं। प्रवीण जी का कहना था कि हमारे पास में जो लोग जुड़े हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं, जिसमें लोग कंपनी और आईटी सेक्टर से भी हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। इसमें न सिर्फ तेलंगाना से बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से जुड़े हुए लोग भी हैं। साथ ही साथ इसका जो वेबकास्ट है या टेलीकास्ट है वो तकरीबन 5 लाख लोग इसको देख रहे हैं। 4 लाख का इनका क से कविता का नेटवर्क है और उर्दू स्टूडियो में भी 1 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क इन्होंने फैलाया है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आज का ये दिन एक यादगार दिन साबित होगा। अब इसमें ऐसा है कि चूँकि ये एकेडमिक और कारपोरेट को जोड़ता है तो इसमें एक जो इकोनॉमिक्स के एक नोबेल लॉरिएट थे जिनका नाम है माइकल स्पेंस, उन्होंने एक किताब लिखी थी 2007 में। इसका टाइटल था नेक्स्ट कन्वर्जेंस। जो हिंदी में हम और उर्दू में जो कहानी सुनते हैं बचपन से, खरगोश और कछुआ की, वो थीम और उसके अंदर इंसान ही वो किरदार है जो ये सारी चेंज लेकर आता है। बाकी चीज़ें तो उसके साधन हैं, सपोर्ट सिस्टम्स हैं। जब वो लेकर आता है तो और क्या क्या होता है। तो इसने जगह दी मर्जर्स एंड अलायंसेस को, जो इकोनॉमिक्स, बिजनेस और मैनेजमेंट में बहुत आजकल पॉपुलर हैं, यानी कोलैबोरेशंस। लिटरेचर की दुनिया में भी इसने अपना मुकाम बनाया है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि हमारे जो प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब हैं, उनका ज़्यादातर जो काम है लिटरेचर में वो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट और लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो हुआ उसको उन्होंने बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। और आप देखेंगे कि जब बात करते हैं तो सारी चीज़ों का अहाता करते हैं। काफ़ी वसी मुताले के साथ में, बहुत बड़े कैनवस के साथ में वो आपके सामने आएंगे। मैं ये बता रहा था कि माइकल स्पेंस की जो किताब है उसमें ये लिखा गया कि भाई कछुआ और जो खरगोश है वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बजाय मुकाबला आराई के, जहाँ पर पानी होगा या जहाँ पर तेज़ दौड़ने की बात होगी वहाँ पर खरगोश कछुए को अपने पीठ पर लेगा, और जहाँ पर तेज मतलब स्टडी के साथ में जाना पड़ेगा वहाँ पर कछुए की पीठ पर खरगोश होगा। कहानी का ये एक बहुत नया एंगल उन्होंने अपनी इकोनॉमिक की रिसर्च में दिया है। और आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट कन्वर्जेंस उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी उनके रिसर्च में आज हम वो कर रहे हैं। एक बहुत डाइवर्स टाइप का एक डायस्पोरा हर जगह आप देखेंगे। यहाँ पर भी जो लोग जमा हैं, प्रवीण जी बता रहे थे कि भाई 9 से लेकर 91 साल तक के इनके लोग जुड़े हैं। एक 5 से समझ लीजिए कि कितना वाइड रेंज बड़ी है इनकी। और इसमें ज़्यादातर जो लोग जुड़े हैं वो आईटी सेक्टर से हैं, जो कि गच्चीबौली में हैं, वहाँ से काफ़ी लोग जुड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह दिन आपके लिए यादगार साबित होगा। अब मैं अपनी जगह लेता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा आग्रह
क से कविता हैदराबाद के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रवीण प्रणव जी से है कि आप हमें क से कविता के बारे में परिचित करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह सुबह आप लोगों को यहाँ देखकर जो खुशी हो रही है वो मैं ही नहीं, मेरी टीम के सारे लोग अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। जैसा हमारे रजौला साहब अभी आपको कह रहे थे कि क से कविता, आप इससे थोड़ी देर पहले आपने हमारे स्क्रीन पे हिंदी कविता के कुछ वीडियोस देखे और उनको देखते हुए आपको ये लगा होगा कि इनमें से कुछ वीडियो शायद आपने पहले देखे होंगे, बस आपको ये नहीं उस समय ख्याल आया होगा कि ये हिंदी कविता या उर्दू स्टूडियो चैनल के हैं। तो ये 2 चैनल्स हमारे हैं और जैसा आपने बताया कि हमारे वर्ल्ड वाइड 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तो ऑनलाइन हो रहा था। फिर हमने सोचा कि शहर के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं और तब ये पहल शुरू हुई क से कविता। नियम बहुत सरल है कि यहाँ हम अपनी कविताएं नहीं पढ़ते हैं, यहाँ अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसे हैदराबाद में हम हर महीने किसी एक कवि या शायर को चुनते हैं और जितने भी लोग आते हैं वो सब के सब उन्हीं कवि या उन शायर की ही रचनाएं पढ़ते हैं और हम उनके व्यक्तित्व से परिचित होते हैं, उनके बारे में कुछ नई रोचक जानकारियाँ साझा करते हैं। तो 2 घंटे में आप किसी एक शख्स के बारे में बहुत अच्छी तफसील से आप बातें जान लेते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम है। पिछले 1 साल में हमने दिनकर, निराला, नीरज, कैफ़ी आज़मी, शाहिर, बशीर बद्र, ऐसे कई शहरयार, कई लोगों के ऊपर हमने प्रोग्राम किए हैं और ये बहुत ही एक मज़ेदार अनुभव रहा है। हर बार अगर जैसे दिनकर की रश्मि रथी हम जब पढ़ते हैं रोमांच होता है कि आप युद्ध की बातें करें और वहाँ दिनकर लिखते हैं, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांत बिगारूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। तो ये रश्मि रथी आप जितनी बार भी पढ़ते हैं उतनी बार एक रोमांच होता है आपको। कैफ़ी आज़मी एक ऐसा शायर जिसने इस शहर में मोहब्बत की, जिसने इनकी शादी शहर में हुई, एक बड़ा गहरा नाता है कैफ़ी आज़मी का इस शहर से। और उनको पढ़ते हुए जब हम प्रेम को पढ़ते हैं और कैफ़ी को हम कुछ यूँ पढ़ते हैं कि नज़र मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नज़र मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नज़र झुकाई तो खाली सलाम कर लूँगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। और इसके बाद जब हम शाहिर की बात करते हैं और उन्हीं जुल्फ़ों की बात करते हुए जब हम शाहिर को पढ़ते हैं तो शाहिर कहते हैं, वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। और प्रेम और ये दर्द, इसके बीच की जो बात है, पिछले महीने हम शहरयार को पढ़ रहे थे और हम सब ने शहरयार की रचनाएं पढ़ी और शहरयार ने बड़ा खूबसूरत लिखा, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स
परेशान सा क्यों है। तो इस शहर में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशान है आज, हम सारे बहुत खुश हैं। और मैं ये कहना चाहता था कि ये जो मज़ेदार कारवां है, ये जो मज़ेदार सफ़र है, जैसा सर ने बोला, हर सैटरडे, हर महीने के सेकंड सैटरडे को हम इसी जगह, इसी बिल्डिंग में मिलते हैं। आप में से जो भी हमारे इस कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज़ हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ें। आपको अपने साथ देखकर हमें बहुत मज़ा आएगा। और फिलहाल ये पूरे दिन में हम इस कार्यक्रम की बात करते रहेंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के लिए अब मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ हमारे सम्मानीय अतिथि और इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब से आग्रह करता हूं कि सर आप अपने इनॉग्रल स्पीच से हम सभी का मार्गदर्शन करें, ज्ञानवर्धन करें। आपका स्वागत है सर। जिसने हमें जान भी दी और बुद्धि भी। प्रोफेसर अरुण कमल जी, एमिनेंट स्कॉलर, पोएट, critic, I'm glad that you see this is our second meeting, but he's a great poet and very good human being. then श्री अभिषेक शुक्ला जो चर्चा का विषय रहे हैं पिछली एक दहाई में, प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जो का से कविता की जान है, और मैं उनका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान, बहुत सारा परिचय आपने दिया उनका, मगर एक परिचय ये रह गया कि ये मैनेजमेंट के आदमी होते हुए गज़ल गाते हैं, और ये डीन है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। थोड़ी सी बातें आपसे कर लें जो आज के गंभीर विषय हैं। आप जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पिछले कई दहाई में बड़ी प्रोग्रेस की है, बड़ी तरक्की की है। ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, क्या टेक्नोलॉजी। 2000 में रिलायंस का एक छोटा सा प्लास्टिक हमारे पास था और हम चारों तरफ दिखाते हुए घूमते थे कि ये देखो ये रिलायंस का हमारे पास। जिसके पास नहीं था वो कहता था कि ये काश हमारे पास हो। ये टेक्नोलॉजी आज इस तरह से आ गई कि आप किसी को फ़ोन कीजिए कि आप ज़रा बात कर लीजिए, तो वो अपनी फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। ऐसे बात नहीं होगी जब तक कि आप सामने उनकी तस्वीर न देखें। ये मुश्किल आ गई है, और अगर ये मुश्किल 12 साढ़े 12 बजे रात में आए तो क्या होगा। सो ये टेक्नोलॉजी है जो अभी कहाँ रुकेगी जाके किसी को पता नहीं। बड़ी तरक्की की साइंस ने, और लोग उसकी तरफ दौड़े जा रहे हैं। कई मुझे ऐसा मौका मिला कि जो आईआईएम के डायरेक्टर्स थे, वहाँ इसरो के डायरेक्टर थे, वहाँ आईआईटी के सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, और सब के सब बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अच्छा हुआ इन्होंने टर्म जो है आर्टिफिशियल रखा है, रियल इंटेलिजेंस नहीं रखा। इसलिए कि इनको रियल इंटेलिजेंस मिलने वाला नहीं, ये सब आर्टिफिशियल। टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे बढ़ाया। अब जो जिस तरह की स्पर्धा है, एक दूसरे से लोग आगे निकल जाना चाह रहे हैं। आपने देखा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी 2 दहाई में आगे बढ़ी, वैसे वैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। आज किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए और पूरा घर, एक एक घर कांप जाता है कि कहीं एक बम हमारे ऊपर न गिर पड़े। ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आई है हिरोशिमा और नागासाकी बनाने के लिए। आइंस्टाइन ने मना किया था अपने स्टूडेंट्स को, जो जर्मनी स्टूडेंट्स थे। बाय द वे, मैं आइंस्टाइन की लैबोरेटरी में भी काम कर चुका हूं। मना किया था उसने कि देखो, इसको ले जाके कहीं फ्लोरिडा वगैरह में डाल दो, इसको रेगिस्तान में ले जाओ, ये ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन पॉलिटिशियन की कितनी तेज नजर होती है। उन्होंने देख लिया कि कोई बात नहीं है, ये तो हमारे पास है। और आप देखिए किस तरह से उन्होंने उसके जो पूरा हिरोशिमा और नागासाकी राख में बदल गया। ये तो कमाल जापानीज का है कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का काम किया और दोबारा बनाया। आज भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है, उसका टारगेट कोई और नहीं है, ह्यूमन लाइफ है। कहां गए विष्णु शर्मन जी, जो पंचतंत्रा लिख के गए थे, 5 तंत्र बता के गए थे कि देखो, ये तंत्र अपने पास रखो, ये पॉलिटी अपने पास रखो, तुम्हारी लाइफ बनेगी, तुम्हारे स्टूडेंट्स की लाइफ बनेगी। तुम जिनको पढ़ाओगे, जिनको सिखाओगे, वो अपनी जनरेशन को पास ऑन करेंगे। हम क्या पास ऑन करने लगे हैं? जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? लड़ाइयां, झगड़े, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्पैरिटी। ये इस प्लेटफॉर्म से सोचना पड़ेगा, का से कविता से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज के साइंटिस्ट जो है वो कविताएं नहीं पढ़ रहे हैं और गलत गलत कविताएं पढ़ के भी जा रहे हैं। ऐसा भी है। ये व्हाट्सएप की जितनी कविताएं हैं, ये यही पढ़ते हैं। असली उसका जो स्पर्श है वो नहीं देख पा रहे हैं कि कविता क्या करना चाहती है। कविता खुरदरे हाथों को मुलायम बना रही है। और तमाम सारे दर्शन देख लीजिए, जितने भी विषय हैं उनको देख लीजिए। जब सब कुछ मिटा देगी टेक्नोलॉजी, तो मुड़ेगी इधर, अब आप ठीक कीजिए। तो यही कविता अपने विमर्श लेके उठेगी और बताएगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजी अकाती है। जलियांवाला बाग गन्स ने मार दिया, इनोसेंट लोगों को मारा। गांधी अगर वहां पर होम रूल की तरफ चले जाते तो उनका भी नाम उन्हीं में से एक में हो जाता। लेकिन वो आदमी वो कविता के साथ था,
तो उसने नॉन कोऑपरेशन का नारा दिया। हम ऐसों के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे जो हमारे इनोसेंट लोगों को खत्म कर दे, मजबूर लोगों को। ये कविता, इसने बड़े बड़े जेल तोड़े हैं, बड़े बड़े जिंदान के दरवाजे चकनाचूर कर दिए। हिंद का जिंदा कांप रहा है। किसने? शायर लिखने वाले थे। उकताए हैं कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। ये जंजीर तोड़ने वाली कविता थी जिसकी आवाज दूर दूर तक गई। आज सिर्फ साहित्य है। अरुण कमल जी बैठे हुए हैं, शुक्ला जी बैठे हैं। ये सिर्फ साहित्य है कि जो सब खत्म होगा तो साहित्य इसको फिर से इसको बनाएगा। इसलिए कि साहित्य का नाम ही समाज का दर्पण है। ये समाज का दर्पण है। किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए, लिटरेचर इज मिरर ऑफ द सोसाइटी। अदब समाज का आईना है। ये आईना है। इस आईने में दो इमेजेस और हैं। अभी आपने बहुत खूबसूरत आवाज सुनी कैफी आजमी का, ये कुछ कलाम पढ़ रहे थे। वो भी है, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। क्या कैफियत है उसमें कैफी आजमी की। हमारी कैफियत है, हम अपने आप को उसमें देखते हैं। तो एक तो चित्रण है जिसको हम पेंटिंग कहते हैं, वो हमारे सामने आती है जब हम कविता लिखते हैं तो। और दूसरी वो संगीत है। कविता और संगीत को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए बेस्ट थेरेपी सामवेद में उस संगीत से दी गई है। आप सामवेद पढ़िए, उसमें ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि जो आपकी जटिल से जटिल बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप कुरान को लहने दाऊदी में पढ़ दें, हो सकता है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। तो साहित्य का कोई जवाब कोई विषय लाके दे नहीं सकता। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी तरक्की को हम तरक्की कहते हैं। साहित्य की तरक्की को तरक्की नहीं कहते। इसमें क्या नहीं है? इसमें जो वतन की बात है, वो टेक्नोलॉजी, वो तमाम अपने डिफेंस को बनाने के बाद भी टूट रही है। लेकिन ये जो वतन है, ये जो नेशनलिज्म है, इसका कोर है साहित्य। मैं बनारसी हूं, ये मेरा नेशनलिज्म है। मैं जेएनयू में 42 बरस गुजार चुका हूं, ये मेरा नेशनलिज्म है। मैं 4 साल से हैदराबाद में हूं। मैं अपने आप को इनसे अलग नहीं मानता। वही कविता जो बनारस में सुना चुका, वो हैदराबाद में सुनाता हूं तो वही फीलिंग महसूस आती है। उसी तरह से लोग दाद देते हैं, तो इसमें हमको कोई फर्क नहीं नजर आता। ये है हमारा नेशनलिज्म। इसका परिचय नहीं दिया जा रहा, इसका परिचय देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कविता में कटाक्ष भी है, और वो उर्दू हो या हिंदी हो, अलग करने वाले लिपि के एतबार से अलग कर लें, मगर हमें इसमें बहुत फर्क नहीं नजर आता।
लिपि बदलने के बाद भी उसको आप समझ सकते हैं। शब्द कुछ हो सकते हैं कि कठिन हो, मगर उसका जो अभिप्राय है वो आप तक जाएगा। मैं नहीं मानता जब नीरज ने कहा कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। वो कहता है एक जगह कि उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। अरे ये उम्र है, ये तो उतरते हुए देख रहे हैं हम, इसको चढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। ये है कटाक्ष। हम कहाँ जा रहे हैं? बड़े लोग हैं जिन्होंने कहा, और यही एक कविता है, यही एक पोएट्री है, यही एक शायरी है जो गालिब की जबान से बाहर आई। कहता है मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। मुझे एक ट्रिब्यूट इस प्लेटफॉर्म से निराला को भी देना है। क्या कहता है वो? कहता है बाहर मैं कर दिया गया हूं। आप लोगों ने सुनी होगी पोएट्री निराला की, है? क्या पोएट्री है। कहता है बाहर मैं कर दिया गया हूं, भीतर पर भर दिया गया हूं। ऊपर वो बर्फ गली है, नीचे ये नदी चली है। सख्त तने के ऊपर नर्म कली है। आप देख रहे हैं ये विमर्श क्या है? ये सख्तियां हैं, मगर उसके बाद भी हम अपनी जबान से बहुत नर्म लहजे में बात करेंगे आपसे। सख्त तने के ऊपर नर्म कली है, इसी तरह हर दिया गया हूं, बाहर मैं कर दिया गया हूं। आंखों पर पानी है लाज का, राग बजा अलग अलग साज का। भेद खुला सविता के किरण ब्याज का, तभी सहज वर कर दिया गया हूं, बाहर मैं कर दिया गया हूं। भीतर बाहर, भीतर बाहर, बाहर भीतर, देखा जब से हुआ अनश्वर। माया का साधन ये सस्वर, ऐसे ही घर दिया गया हूं, बाहर मैं कर दिया गया हूं। कबीर ने रेनेसांस को जब जन्म, रेनेसांस का आदमी था कबीर, बता रहा था, सबको बता रहा था, ये माया जाल में मत पड़ो। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। केशव के कमला है बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत है बैठी ब्रह्मा में गई पानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो ये सब अकथ कहानी, अकथ कहानी। एक ट्रिब्यूट मैं चाहता हूं कि हल्का सा एक शेर दुष्यंत कुमार का भी पढ़ दूं। आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है, पत्थरों में चीख हरगिज कारगर होती नहीं। साथ दो, पत्थरों में चीख लेकिन कारगर होती नहीं। मैं एक आखिर में दुष्यंत कुमार की, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। दिस इज हाउ यू नो, ये पोएट्री, ये कविता है, आप समझिए। एंड आई टेल यू, ये जो इस वक्त दलित साहित्य है, इसको जो हिंदी ने चरम सीमा पर ले जाके रखा है, ये बड़ा काम है। किसी साहित्य ने ये काम नहीं किया।
कोई साहित्य दबे कुछ लोगों की आवाज नहीं उठाता। ये मैं कहता हूं कविता के माध्यम से, और इसमें बहुत बड़ा योगदान कविता का है। तालाब में सबको चुटिया नजर नहीं आती, मगर इस साहित्य की नजर जाती है उस छोटे छोटी चुटिया के ऊपर जिसके पानी के अंदर एक लाश दबी हुई है। ये देखता है कवि और जगाता है लोगों को कि तुमने जुल्म किया है। और मैं आपके सामने स्त्री परामर्श को भी जानता हूं। उर्दू हिंदी दोनों ने, ये मीराबाई हो, महादेवी वर्मा हो, आज भी जो कवित्रियां हैं वो अपना फर्ज पूरा कर रही हैं। उर्दू में पिछले दिनों किश्वर नाहिद, परवीन शाकिर, फहमीदा रियाज, और उधर जाएंगे आप शिराइशी काजुको और जापान में, ली सिकायू चाइना में, बिंतुल हुदा अरबिस्तान में, लिबनान में फातिमा राकेई, ईरान में फर्रुखजाद, परवीन एहतसामी। मगर परवीन शाकिर की एक पोएट्री सुनिए आप, कि डसने लगे हैं ख्वाब मगर किससे बोलिए, मैं जानती हूं पाल रहूं हूं सपोलिए। बस ये हुआ, देखिए जगाती कैसे, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। खुशबू नई है और नया कैनवस भी है, फिर तश्तरी में रंग पुराने ना घोलिए, हमको उससे निकलना पड़ेगा। तो ये कविताएं मैं कहता जाऊंगा कि वक्त गुजरता जाएगा, छोड़िए उसको, हटाइए। अब मैं आपको एक अपनी गजल सुना देता हूं, आपसे विदा लेता। सुनिए, मतलब कि जो कभी, ऋषभ जी सुनिएगा, शुक्ला जी, प्रोफेसर अरुण, कि जो कभी थी ही नहीं उस दोस्ती का क्या करूं, जो कभी थी ही नहीं उस दोस्ती का क्या करूं, वो जो गुजरी ही नहीं उस जिंदगी का क्या करूं। ये जो गुस्सा है चलो अपना है। रहीम सुनना, पठान हो तुम, एक पठान की तुम्हारे पीछे भी हैं, अफगानिस्तान से आए, आर्मेनिया से भी वो आए हुए हैं। देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्मेनिया का, पर्शियन लिटरेचर से बहुत क्लोज हैं ये लोग। कि जो कभी थी ही नहीं उस दोस्ती का क्या करूं, वो जो गुजरी ही नहीं उस जिंदगी का क्या करूं। अरे ये जो गुस्सा है चलो अपना है, मैं पी जाऊंगा। ये जो गुस्सा है चलो अपना है, मैं पी जाऊंगा। वो हंसी जो आ रही है उस हंसी का क्या करूं। तो गुस्सा है चलो अपना है, और होश देता है मुझे खामोश रहने की सलाह। होश देता है मुझे, ये बच्चे हमारे समझ रहे हैं कि नहीं, जरा हाथ उठाना, समझ में आ रहा है? ये इतने बड़े बच्चे को नहीं कह रहा। होश देता है मुझे खामोश रहने की सलाह, बेखुदी में पूछ लेता हूं खुदी का क्या करूं। अब फूल मुझसे कह रहे हैं मुस्कुराने के लिए, फूल मुझसे कह, देखिए मैं आज की ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, पुराने ज़माने की नहीं है, इसलिए समझने में आसानी नहीं होगी। फूल मुझसे कह रहे हैं मुस्कुराने के लिए, कश्मकश में हूं कि आंखों की नमी का क्या करूं। फूल मुझसे कह रहे हैं मुस्कुराने के लिए। अच्छी लगती है गजल दुनिया के हर महबूब को।
अच्छी लगती है, मैं पूरी गज़ल कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जुल्फ़ लबो रुख़सार। अच्छी लगती है गज़ल दुनिया के हर महबूब को, कोई कह सकता नहीं इस शायरी का क्या करूं। शायरी सबको पसंद है, हमारे यहाँ तो बगैर गाने के फिल्म ही नहीं बनती। अच्छी लगती है गज़ल, छू लेने दो नाजुक होंठ, कुछ और नहीं है जान, शाहिर का है ना। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है ना। इस मैं को मुबारक चीज समझ, माना कि बहुत बदनाम है ये। अच्छी लगती है गजल दुनिया के हर महबूब को, कोई कह सकता नहीं इस शायरी का क्या करूं। आखिरी शेर सुन लीजिए कि मैं अगर इंसान बनाऊंगा तो मारा जाऊंगा। नसीरुद्दीन फरीद साहब, मैं अगर इंसान बनाऊंगा तो मारा जाऊंगा, कोई बतलाए मुझे इस आदमी का क्या करूं। मैं अगर इंसान बनाऊंगा तो मारा जाऊंगा, कोई बतलाए मुझे इस आदमी का क्या करूं। लायके दीदार है एक ऐन भी ऐनुल हसन। ऐन का मतलब आंख है, और ऐन अल्फाबेट भी एक है, ऐन गैन। तो लायके दीदार है एक ऐन भी ऐनुल हसन। इस पे जिसका रुख नहीं उस बेरुखी का क्या करूं। जो कभी थी ही नहीं उस दोस्ती का क्या। एक बार फिर आप सबको बधाई यहाँ आने के लिए। और कविता का से कविता के लिए इसको इसी तरह जिंदा रखिएगा, और बहुत जितने लोग इससे वाबस्ता हो सकें, इससे जुड़ सकें, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर बधाई हो आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी जानकारी, इतनी खूबसूरत बातें और इतनी खूबसूरत गज़ल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्घाटन सत्र के धन्यवाद ज्ञापन के लिए क्या मैं प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी से आग्रह कर सकती हूँ? आदरणीय प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब, पद्मश्री ऐनुल हसन साहब, आदरणीय अरुण कमल जी, आदरणीय अभिषेक शुक्ला जी, आदरणीय प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब, आदरणीय प्रवीण प्रणव जी, धन्यवाद तो एक शब्द में हो सकता है और वो मैंने देख कर दिया, लेकिन मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मान्यवर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ हमारे सामईन हैं, जो श्रोतागण हैं, जो दर्शकगण हैं, ये अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ आईटी वाले भी हैं, आईआईटी वाले भी हैं और ट्रिपल आईटी वाले भी हैं। और यहाँ जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हैदराबाद में जिन्हें हम कहें कि शिखर नाम हैं, पहले की पंक्ति में, आगे की पंक्ति में वो विराजमान हैं। अभी जैसा कि कहा गया कि हमारे बीच में 5 वर्ष की आयु से लेकर 90 वर्ष की आयु तक के लोग यहाँ हैं। तो जब मैं 90 वर्ष कह रहा हूँ तो आदरणीय विनीता दीदी मुझे दिखाई दे रही हैं, जो बहुत ही कहें कि उम्दा गीतकार हैं, और कभी मौका मिलेगा सुनेंगे आपको ज़रूर। यहाँ पूरे हैदराबाद में जितनी साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, उसका अगर कोई धुरी, उसका अगर कोई केंद्र हम कहना चाहें तो वो आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी हैं,
केंद्रीय हिंदी संस्थान के हमारे मित्र डॉक्टर गंगाधर वानोड़े जी सामने बैठे हुए हैं। एक एक का किस किस का मैं नाम लेकर के गिनवाऊं, लेकिन यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अफ़गानिस्तान और आर्मेनिया की चर्चा तो की, लेकिन हमारे बीच में प्रोफेसर गीतिका हैं जिनका फील्ड जो है वो पॉलिटिकल साइंस और जिसे कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जिनका काम है, ये कैलिफोर्निया से आई हुई हैं। और थाईलैंड से मुझे नहीं पता अभी तक पहुँचे हैं कि नहीं, लेकिन वो आ गए हैं। हाँ, धनभद्र, हाँ, ये धनभद्र लैप्सरिकुल, ये मूलतः थाईलैंड से हैं। तो और यहाँ जिसे कहें कि जो अध्यापक वर्ग है, छोटी कक्षाओं से लेकर और उच्चतम कक्षाओं तक के अध्यापक यहाँ पर हैं, और उसी तरह से विद्यार्थी भी छोटी कक्षाओं से लेकर के और रिसर्च स्कॉलर्स तक हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में कई सारे नाट्यकर्मी लोग भी हैं, क्योंकि हम 2 छोटी छोटी नाटिकाएं भी आज यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। और शाम में संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें हैदराबाद की 2 प्रसिद्ध और सुस्थापित प्रतिष्ठित प्रतिभाएं उसमें उपस्थित रहेंगी। हम चाहेंगे, मैं मंच की ओर से आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम शाम के कार्यक्रम में आप अगर एक बार फिर पधार सकें। अध्यक्ष महोदय से, प्रोफेसर साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा, वीसी सर से, कि अगर वक्त निकाल सकें तो कम से कम जो शाम को 5:30 से 7 बजे तक का जो गज़ल गायकी का कार्यक्रम है उसमें आप अवश्य पधारें। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो लोग क से कविता के कारवां में पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी, और जो आज जुड़ रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में बेंगलोर से पधारे हुए लोग भी हैं। हमारे बीच तमिलनाडु चेन्नई से पधारी हुई डॉक्टर नीरजा यहीं कहीं होंगी शायद, हाँ अच्छा, डॉक्टर नीरजा हैं। और हमारे बीच गुलबर्गा से पधारे हुए विक्रम जी हैं, विक्रम जी हाँ उधर हैं। तो आप सबका मैं अध्यक्ष महोदय से या मंच से परिचय कराते हुए बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मुझे यह अवसर प्रदान किया गया इसके लिए बहुत 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 आभारी हूं। पूरे कार्यक्रम में आप जुड़े रहें और मन से जुड़े रहें, आपसे यह प्रार्थना है। और इसी के साथ आप सबको एक बार फिर बहुत 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 धन्यवाद, शुभकामनाएं। स्वागत स्वागत स्वागत। कि जिसका पथ में स्नेह मिला उस साथी को धन्यवाद, उस साथी को धन्यवाद।